हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। कुछ अधिनियम दिए गए हैं, एक्ट दिए गए हैं, आपको बताना है ये एक्ट भारत में कब पारित हुए हैं, किस वर्ष में आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात यहाँ पर किया गया है। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया है, 1980 में आया है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसको कि हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं और कई बार परीक्षा में यहां से प्रश्न बना है। तो बताइए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है, 1986 में। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 1986। ठीक है, उसके बाद वायु एक्ट की बात की गई है, ठीक है, एयर एक्ट की बात की गई है, ये 1981, ध्यान दीजिएगा, सही है। यहाँ पर जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की बात करेंगे हम तो 1974। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इन्वायरमेंट से जो कि आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, बीईओ, आरओएआरओ सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां पर क्लास एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं जहां से आपकी परीक्षा में नए प्रश्न बन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नए प्रश्नों की संभावना जो है वो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को ही देखकर लगाई जाती है, साथ ही साथ जो यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हो, क्योंकि अब आप देख रहे हैं पीसीएस का पैटर्न थोड़ा सा यूपीएससी की तरह हो रहा है, लेंदी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों में किस तरीके से जो स्टेटमेंट है इनको इंट्रोड्यूस करेगा एग्जाम में, थोड़ा सा हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब एक सोचते हैं कि चलो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, तो वही मैं आपको क्लास में बताती हूँ संभावनाएं क्या क्या है प्रश्न बनने की। तो सबसे पहले तो आपको एक्ट सारा पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट किस वर्ष में आया है। अगर डायरेक्ट प्रश्न बना तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत आंसर टिक लगा लेना। वाटर एक्ट कब आया है जल्दी से बता दो, 1974 में, याद रखिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। वाटर एक्ट की जब हम बात करेंगे तो 1974, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, याद रखना, 1980, मैं यहां पर ईयर लिखती हूं, 1974 बोलो क्या है, वाटर एक्ट है, ठीक है। 1980 की हम बात करेंगे तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। फिर इसी के एक साल बाद 1981 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका एयर एक्ट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1986 की जब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। फिर उसके बाद 2002 की हम बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम, ठीक है। फिर एनजीटी कब आपका आया है, 2010 में, यहां पर याद रखिएगा। यहां पर एक और 1972 की जब हम बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ये भी याद कर लीजिए। तो ये वर्ष आपको याद होने चाहिए एग्जाम के लिए। क्लास में फिर कहूंगी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, अगर आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं किसी भी स्टेट की तो वहां पर भी प्रश्न यहां से बनते हुए दिखते हैं। बीईओ की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, आरओएआरओ के लिए भी महत्वपूर्ण है, अगर लोअर पीसीएस की कोई परीक्षा दे रहे हैं वहां के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये ईयर्स याद रखिएगा। अब देखो, अगर प्रश्न की क्वालिटी थोड़ी बढ़ाई जाएगी या डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाया जाएगा बोलना चाहिए, तो किस तरीके से प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया और आपके पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी की जब हम बात करते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लिख लो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लिखो, सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जब हम बात करते हैं सीपीसीबी की, तो इसका गठन जो है वो जल अधिनियम के तहत हुआ है, 1974 के तहत हुआ है, लेकिन इससे शक्तियां प्रदान की गई हैं वायु अधिनियम 1981 के तहत। तो हो सकता है किसी परीक्षा में आपसे पूछ ले कि सीपीसीबी या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, यहां पर देख लो, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के तहत हुआ है, तो याद रखिएगा इनका गठन
जल अधिनियम 1974 के तहत हुआ है और इन्हें शक्तियां प्रोवाइड की गई है वायु अधिनियम 1981 के तहत। लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लो जल्दी से आप लोगों से, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वन जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है? 1972 के तहत आया है। और हमेशा याद रखिएगा क्लास, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, कंजर्वेशन रिजर्व की, कम्युनिटी रिजर्व की। हो सकता है आपकी परीक्षा में कभी यह प्रश्न पूछ ले कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सब का गठन, ठीक है, जो होता है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। तो याद रखिएगा गलत है, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व की स्थापना का प्रावधान है। ये भी एक जगह नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता रही। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट नोट कर लीजिए कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का भी जो गठन है, जो स्थापना है, वो किस एक्ट के तहत हुई है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वन जीव संरक्षण अधिनियम में अमेंडमेंट हुआ था, 2006 में संशोधन हुआ था, तो उसके द्वारा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का गठन हुआ, ठीक है, एक अमेंडमेंट करने के बाद। इसी के साथ याद रखिएगा 2006 के संशोधन में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का भी गठन हुआ। तो अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे, ध्यान दीजिएगा कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, फिर कंजर्वेशन रिजर्व या NTCA, जिसको कि हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहते हैं, या फिर WCCB का गठन किस एक्ट के तहत होता है? तो आप याद रखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। क्लास प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बन सकता है, और जब भी प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बनेगा तो ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि यहां पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, या फिर जैव विविधता अधिनियम होना चाहिए, या फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक जगह नोट जरूर कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लो, वही चीज दी गई है, वन जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका उद्देश्य क्या है? वन जीवों और उनके आवासों का संरक्षण। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ध्यान दीजिएगा कि हम वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात तो कर रहे हैं, जो वन जीव है हम उनके संरक्षण की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके हैबिटेट के भी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पर मुख्य प्रावधान क्या है? शिकार पर प्रतिबंध, संरक्षित क्षेत्र की स्थापना और कठोर दंड। प्रमुख संशोधन कितनी बार हुए? 1991 में हुए हैं, 2006 में हुआ है और 2022 में भी संशोधन हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। 2006 के अमेंडमेंट से मैंने आपको बता दिया कि यहां पर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का गठन हुआ, WCCB का, और NTCA का गठन हुआ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन हुआ, ठीक है। और 2022 में जो अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, उसमें ये याद रखिएगा जो शेड्यूल दिए गए हैं इसमें, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेड्यूल इसमें दिए गए थे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, कि जो एनिमल शेड्यूल 1 में आता है उसको सबसे ज्यादा संरक्षण दिया गया है, ठीक है, अगर उसको मारोगे तो सबसे कठोर दंड आपको मिलेगा। जो सेकंड शेड्यूल में जानवर रखे गए उनके लिए मारने पर थोड़ा सा संरक्षण कम है, लेकिन उसमें भी दंड है। तो इस तरीके से शेड्यूल में रखे गए थे डिफरेंट एनिमल्स को। लेकिन 2022 के अमेंडमेंट से देखा गया कि अब खाली 4 शेड्यूल बची हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। बस थोड़ा सा, इतना डेप्थ में जाकर परीक्षा में प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूं एक एक पॉइंट। चलो अब आगे बढ़े, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिए, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डेलहाउसी के समय में आया था। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड लिटन के समय,
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, लॉर्ड रीडिंग के समय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लॉर्ड विलिंगटन के समय। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। तो क्लास, ये प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, यहां पर करेक्टली मैच्ड पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा आपका सही सुमिलित है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो लॉर्ड विलिंगटन के समय में आया है। दूसरे एक्ट्स की अगर हम बात करें तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट की बात अगर हम करें, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये 1856 में लॉर्ड कैनिन के समय में आया था। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, यहां से भी प्रश्न बनता है। जब हम बात करते हैं नेटिव मैरिज एक्ट की तो याद रखिएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की तो इरविन का नाम आपको याद रखना है। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉर्ड विलिंगटन का, ये चीज क्लियर है। चलो अब एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आपसे, ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड कैनिन की जब मैं बात करते हैं, ठीक है, जब मैं आप लोग से लॉर्ड कैनिन के बारे में डिस्कस करी, कैनिन के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो कैनिन था वो फर्स्ट वाइसरॉय था, ठीक है। क्या था वो, फर्स्ट वाइसरॉय। मैंने आपको बताया था कि 1857 में क्या हुआ, फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की क्रांति के बाद हम देखते हैं तो 1858 का एक्ट आता है, ठीक है, जिसमें क्वींस डिक्लेरेशन होता है। और क्वीन क्या कहती हैं, क्वीन कहती है कि आज तक भारतीयों का जो भी शोषण हुआ है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ये ईस्ट इंडियन कंपनी कर रही थी, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। आज से जो पावर है वो पूरी तरीके से किसको, क्राउन को ट्रांसफर की जाती है। आज से ब्रिटिश सॉवरेनिटी यहां पर होगी और आप सब हमारे नागरिक होंगे, ठीक है। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी, उसको अब हम एक नए नाम से जानेंगे, वाइसरॉय के नाम से। वाइसरॉय कौन है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। तो पहला वाइसरॉय कौन बना, लॉर्ड कैनिन ही था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, लॉर्ड कैनिन के समय कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई थी, नोट डाउन कर लो। यहाँ पे कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी का गठन स्थापना हुई थी, ठीक है। और वुड डिस्पैच आया था, अभी हम वुड डिस्पैच की भी बात करते हैं। जहां जहां से प्रश्न बनते हैं वो सारे पॉइंट्स रिवाइज कराते हुए चलूंगी। बस अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठिए क्लास, क्योंकि आप खुद अगर पास्ट ईयर्स के पेपर्स को पलटेंगे तो आप देखेंगे इन सारे पॉइंट से प्रश्न बना है और आने वाले परीक्षा में भी यहीं से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलिए, प्लीज पेन लीजिए और नोटबुक रखिए और लिखते चलिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी लॉर्ड कॉर्नवालिस की लॉर्ड कैनिन की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिन के समय 3 पेनल कोड्स भी आई थी, ठीक है। इंडियन पेनल कोड की 1860, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड 1859 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले सिविल प्रोसीजर कोड 1859 में आया, फिर उसके बाद इंडियन पीनल कोड 1860 और फिर उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861। क्लियर है? चलो अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर वुड डिस्पैच 1854 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कैनिन के समय वुड डिस्पैच आया है, आपने कहा यस मैम, समझ में आ गया, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि वुड डिस्पैच के तहत 3 यूनिवर्सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1857 में, कहां कहां, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, वुड डिस्पैच में क्या कहा गया था। वुड डिस्पैच में कहा गया था कि जो प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, वो आपकी वेनेकुलर लैंग्वेज में, जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें प्रोवाइड की जाएगी। यहां पर याद रखिएगा वेनेकुलर लैंग्वेज का यूज किया जाएगा प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। जो भी प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी वो आपकी वहां की जो भी लोकल लैंग्वेज है, वेनेकुलर लैंग्वेज है, उसमें दी जाएगी। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो उसके लिए इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है परीक्षा में वुड डिस्पैच से ही रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दे दे, क्योंकि महत्वपूर्ण है।
मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयास करिएगा। तो वुड डिस्पैच से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट्स दे देगा। पहला स्टेटमेंट दे देगा कि वुड डिस्पैच के तहत जो यूनिवर्सिटीज थी वो कोलकाता, बॉम्बे और मैसूर में स्टैब्लिश की गई। तो तुरंत काट देना, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में, मैसूर में नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि उसमें बोला गया था वुड डिस्पैच में कि जो एजुकेशन है प्राइमरी और हायर लेवल में वो इंग्लिश में इंपार्ट की जाएगी। तो याद रखिएगा, कट करिएगा उसमें और बताइएगा कि इसमें बोला गया था जो प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन वेनाकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में दी जाएगी और सेकेंडरी लेवल मतलब हायर एजुकेशन इंग्लिश में प्रोवाइड की जाएगी, ये याद रखिएगा। और क्या बोला जा सकता है कि वेनाकुलर ये जो वुड डिस्पैच था उसमें फीमेल एजुकेशन की बात की गई थी। तो आप कहेंगे हाँ, फीमेल एजुकेशन की बात वुड डिस्पैच में की गई थी 1854 में। स्पेशल एम्फेसिस ऑन विमेन एजुकेशन दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। और किसके समय में आया था? लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग कौन है? पहला वाइसरॉय है। क्लियर ये सारे पॉइंट्स? आगे बढ़े, चल क्लास यहां से प्रश्न बनते हैं इसलिए मैं आपको बताते हुए चल रही हूं। अब देखो यहां पर एक नाम दिया गया है लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक नाम दिया गया है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का नाम दिया गया है। जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग का नाम आपके दिमाग में आए तुरंत आना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या आएगा? तुरंत दिमाग में आना चाहिए वॉरेन हेस्टिंग मतलब रेगुलेटिंग एक्ट। और जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आपके दिमाग में आए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का गठन। आया पहला, सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल, अब उसे क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये भी याद रखिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, याद रहेगा। बताओ, गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट कर दी गई थी। क्लियर है? चल, तो यहां पर याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वॉरेन हेस्टिंग के समय कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वॉर हुई थी, परीक्षा में प्रश्न बनता है। आप याद रखिएगा, सेकेंड मैसूर वॉर जो है वो वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई है और फर्स्ट मराठा वॉर हुई है। ठीक है, यहां पर देखिए फर्स्ट मराठा वॉर जिसमें ट्रिटी ऑफ सालबाई साइन हुआ था वो भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई है। क्लास कंफ्यूज मत होइएगा। और एक रोहिल्ला वॉर याद रख लीजिएगा। बस जब भी वॉरेन हेस्टिंग पूछे तो दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। और क्या हुआ था? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। ठीक है, और इसके समय में क्या हुआ था? सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था और फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था और रोहिल्ला वॉर हुई थी। बस इतना याद रखो, फिर पेपर में प्रश्न पूछेगा खट से सही होगा, मैं बता रही हूं। फिर इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी व्यवस्था के लिए इनका योगदान है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का याद रखिएगा, पूछा जाता है। और थर्ड जो मैसूर वॉर हुई है जिसमें ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई है वो इनके समय में हुई है, कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो फोर्थ मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर किसके समय में हुई है? वेलेस्ली के समय में हुई है। और सेकंड मराठा हुई है। फर्स्ट मराठा वॉरेन हेस्टिंग के समय में, ठीक है, और सेकंड मैसूर किसके समय में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। थर्ड मैसूर किसके समय में हुई थी? कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। और फोर्थ मैसूर वेलेस्ली के समय में हुई है। और सब्सिडरी अलायंस भी याद रखिएगा। चलो अभी इतना ही बताऊंगी, ज्यादा बताऊंगी तो कंफ्यूजन होने लगेगी। 2 और बचे। बस आज की क्लास में आपको कैनिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और थोड़ा सा हेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में और रिवाइज करा दूंगी। ये जो प्रश्न है मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है और ये प्रश्न परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्या होता है? बार बार रिपीट होते हैं। क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मरकरी की बात करेंगे, मिनामाता डिजीज, बिल्कुल सही है। कैडमियम की बात करेंगे, इटाई इटाई, बिल्कुल सही है। नाइट्रेट आयन की बात करेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम, बिल्कुल सही है। फ्लोराइड आयन की बात करेंगे, इंडाइजेशन, गलत है। फ्लोराइड आयन की वजह से जो दांत खराब हो जाते हैं ना, तो टीथ डिके यहां पर होना चाहिए। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा करेक्टली मैच नहीं था ये पूछा गया था। अब
इस प्रश्न को देखोगे, चौथा प्रश्न है कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड आपके आधुनिक भारत में प्रश्न बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, इंग्लिश वालों को भी दिखे और हिंदी वालों को भी दिखे। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देख लेते हैं। डगलस किंग्सफोर्ड एक अलोकप्रिय ब्रिटिश मजिस्ट्रेट था जो मुजफ्फरपुर में फेंके गए बम का निशाना था। ठीक है, बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। बिल्कुल सही है। जब हम अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की बात करते हैं तो हम खुदीराम बोस और हम बात करते हैं प्रफुल्ल चाकी की, ये याद रखिएगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसमें डगलस किंग्सफोर्ड एक अलोकप्रिय ब्रिटिश मजिस्ट्रेट था जो मुजफ्फरपुर में फेंके गए बम का निशाना था, लेकिन ये जो बम था वो इसके ऊपर ना फेंक के किसी दूसरे बोगी पर फेंक दिया गया था, जिसकी वजह से जो मासूम औरतें थी उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अब देख लो क्लास, यहाँ पर 1908 में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की ही बात की गई है। यहां पर मैंने आपको बताया खुदीराम बोस और कौन है, प्रफुल्ल चाकी हैं। ठीक है, जिन्होंने किस पे बम फेंकने का सोचा था, किंग्सफोर्ड पर, जो कि मुजफ्फरपुर का एक अलोकप्रिय जज था, लेकिन बम उसकी बोगी पे ना गिरकर दूसरे की बोगी पर गिर जाता है। यहां पर ये याद रखिएगा आप लोग। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहां पर ये देखिए, दुर्भाग्य से जिस गाड़ी पर बम को निशाना बनाया गया था उसमें किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 अंग्रेज महिलाएं थी। हमले में दोनों महिलाओं की मौत हो गई थी। क्लियर है। कई बार परीक्षा में एक प्रश्न बनता है, वो मैं आपको बता दूं कि सबसे कम उम्र में फांसी किसे दी गई थी, तो खुदीराम बोस का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही छोटे थे, मात्र 13 वर्ष की उम्र थी इनकी जब इनको फांसी दे दी गई थी, ये याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर कुछ और कॉन्स्पिरेसी केस है जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है। मैंने आपको पहले भी कहा है, अब परीक्षा में देखा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अलीपुर बम केस की हम बात करेंगे तो अरबिंदो घोष 1908। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस आनंद कर्रे। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस रास बिहारी बोस। ठीक है, आपको पता है ना, जब लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पे इन्होंने बम फेंक दिया था, और ये वही समय चल रहा है जब आपका दिल्ली दरबार लगा है। क्लियर है, जब आपका जो कैपिटल है उसको कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है और बंगाल का विभाजन जो है उसे रद्द भी कर दिया गया है। गदर मूवमेंट, यहाँ पे गदर पार्टी में आपके लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, ये सब इससे एसोसिएटेड थे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, मुख्य नाम दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल का, 1925। चिटगांव केस की हम बात करेंगे तो सूर्य सेन, कई बार परीक्षा में पूछा गया, 1930। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1928, भगत सिंह। बॉम्बे नवल म्यूटनी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो उसके मेंबर्स थे उन्होंने ही किया था। ठीक है, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924, एस ए डांगे। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929, एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद और पीसी जोशी। क्लास, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिनी कोफिशिएंट से रिलेटेड प्रश्न है, थोड़ा सा साइड हो जाती हूं, इसको मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। गिनी गुणांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। द गिनी कोफिशिएंट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द लॉरेंस कर्व। मैंने आपको बताया था, जब हम गिनी कोफिशिएंट की बात करते हैं तो गिनी कोफिशिएंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉरेंस कर्व। ठीक है, लॉरेंस कर्व से ही डिराइव्ड है। ये नॉट जो है ना, ये आपका गलत हो गया है। It is an indicator of country's economic development. Okay, Gini coefficient varies from 0 to 1. अगर 0 है तो मतलब इंडिकेट करता है, अगर गिनी कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू 0 है तो मतलब क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी है, मतलब पूर्ण समानता है सोसाइटी में। और यहीं पर अगर इसकी वैल्यू 1 है तो पूर्ण असमानता को इंगित करता है। तो यहाँ पर क्लास ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, पहला गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। गिनी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, अ मेजर ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस अ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। यहाँ पर देख लीजिए, ये लॉरेंस कर्व है, यहाँ पर परसेंटेज पॉपुलेशन की बात की गई है, यहाँ पर इनकम की बात की गई है।
ठीक है। और गिनी कोफिशिएंट मैंने आपको बता दिया है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। जब 0 है तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, मतलब समाज में जितने लोग हैं सब में सबको सेम अमाउंट की नेशनल इनकम, मतलब सबको सेम अमाउंट की आय मिल रही है, इनकम मिल रही है। ठीक है, तो परफेक्ट इक्वालिटी है, समानता देखी जा रही है राष्ट्रीय आय में, लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन है राष्ट्रीय आय का लोगों के मध्य। ठीक है, और जब 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी, जो हम देखते हैं कि 1% लोगों के पास दुनिया की जितनी भी समृद्धि है वो 1% लोग अमीर हैं, पूरी विश्व की जो धन है ना वो उन्हीं के पास है, बाकी सब तो गरीब है, तो वो वाली बात होगी। तो परफेक्ट इनइक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्लास परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। इस प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। स्टैगफ्लेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए आप लोग। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है, आर्थिक विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोजगारी लगातार कम बनी हुई होती है। It is a situation where the rate of inflation is high and the economic growth rate slow down. Unemployment remain consistently low. ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब हम स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं, एक मिनट क्लास, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए, एक बार मैं फिर पढ़ती हूँ, हिंदी में पढ़ती हूँ इसको। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति की दर अधिक है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो हाई है, मैंने स्टैगफ्लेशन के बारे में आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपका क्या होता है, वो हाई रहता है, और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी तो हाई रहती है ना। यहाँ पे कंसिस्टेंटली लो लिखा है, ये हाई रहती है, ये याद रखिएगा। हाई इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी है आपका, तब स्टैगफ्लेशन हम कहते हैं। तो यहां पर पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी यहां पर। ठीक है, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है, आर्थिक विकास दर जो होती है, ठीक है, डेवलपमेंट दर जो होती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट, वो धीमी हो जाती है, और बेरोजगारी जो है वो उच्च बनी रहती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई बना रहता है, ज्यादा लोग बेरोजगार रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे पढ़ने में दिक्कत, यही इसी को ह्यूमन एरर कहते हैं। आप लोग एग्जाम में ये काम मत करिए, एक छोटी सी भी गलती होती है तो एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर तो हमने तुरंत करेक्ट कर लिया, अब सोचिए अगर वहां पर लो और हाई पर ध्यान नहीं दिया होता तो तुरंत मार्क्स कटता। इसी को कहते हैं मिस्टेक, जो कि आपको प्रीलिम्स की रेस से बाहर निकाल देती है। चलो यहां पर देखो, 7वें प्रश्न को देखो। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो भूमिगत गतिविधियों को किसने संगठित किया था जेल से फरार होने के बाद? जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन या फिर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो यहां पर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की गई है, किसने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज चलाई थी? जयप्रकाश नारायण ने। याद रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। हजारीबाग सेंट्रल जेल से ये क्या हो गए थे, इनको गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, वहां से ये जेल की दीवार कूदकर फांदकर ये फरार हो गए थे, और फरार होने के बाद इन्होंने भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया था। तो हो सकता है परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से पूछे कि आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। या फिर हो सकता है इस तरीके से पूछे, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो याद रखिएगा, हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। प्रश्न परीक्षा में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब देखो शारदा एक्ट के बारे में यहां पर बोला गया है। क्लास कहीं पर भी लगे कि ऐश्वर्या मैम बहुत ही जल्दी उत्तर दे रही हैं प्रश्नों का, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को पॉज करिए, आराम से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आराम से। अब इस प्रश्न को देखो। शारदा एक्ट 1930 में विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु डैश तथा लड़के की न्यूनतम आयु डैश निर्धारित कर दी गई थी। तो शारदा एक्ट के तहत जो लड़की की न्यूनतम आयु थी उससे 14 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, उस समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है,
मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ये, आरओ के लिए भी महत्वपूर्ण है, आरओ के लिए, पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है, बीईओ के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अगर आप कोई दूसरे स्टेट के भी एग्जाम दे रहे हैं ना, वहां के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ए यहां पर आपका सही उत्तर होगा। अब एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देती हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स की दृष्टि से भी। सती प्रथा प्रतिबंध की जब हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक 1929। ठीक है, क्लियर है? किसका योगदान था? राजा राम मोहन रॉय का, याद रखिएगा। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? एलन ब्रो के द्वारा। ठीक है, कब? 1843 में। और अगर आपसे पूछे कि दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की बात किस एक्ट में कही गई थी, तो याद रखिएगा चार्टर एक्ट 1833। देखो, चार्टर अधिनियम 1833 में दासता को 1843 द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, 1843 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इसका उल्लेख 1833 के भी चार्टर एक्ट में दिया गया है। फिर देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह की जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिन, अभी हमने डिस्कस किया है 1856, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिन पहला वॉइस रॉय है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह में किसका योगदान था, किस भारतीय का? तो आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम याद रखिएगा। फिर देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो नॉर्थ ब्रुक के समय 1872। ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी किया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात करेंगे तो 1891 लैंसडाउन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया था कि एज ऑफ कंसेंट का विरोध किस भारतीय द्वारा किया गया था, किस भारतीय नेता द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो अगला प्रश्न, यूरेनियम खान दिया गया है और देशों के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना है। सोमेयर की बात करेंगे तो ये नाइजर में है, बिल्कुल सही है। इनकाई की बात करेंगे तो कजाकिस्तान में, बिल्कुल सही है। ओलंपिक डैम की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है। सिगार की बात करेंगे तो ये जो यूरेनियम खान है ये नामीबिया में है, ये गलत है। ठीक है, सिगार कहां पर है? कनाडा में है। क्लियर? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? ए आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। झूमिंग कृषि दिया गया है और देश और स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पे मिल्पा, झूमिंग, फिर कैनगिन और रोका दिया गया है। तो जब हम जूमिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं, जूमिंग कृषि की, बी, ठीक है, तो आपको पता है हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता है? फॉरेस्ट का एक पैच लिया जाता है, यहाँ पे जो खूब वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हुए हैं ना, इनको काट दिया जाता है, मतलब इस पैच को क्लियर कर दिया जाता है और फिर इस पैच पर एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, और जब ये सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो फिर दूसरा पैच सेलेक्ट किया जाता है और यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए हैं फॉरेस्ट का, ये जो पैच सेलेक्ट किया गया, इसके पेड़ को काट के अब यहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया जाता है। इसीलिए हम इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। एक जगह को तब छोड़ दिया जाता है जब उसकी सॉइल जो है फर्टिलिटी खो दी रहती है दूसरी जगह पर, फिर ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं। तो हम लोग भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसको जूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी का 3 कई जगह दिया गया है। ठीक है, फिर मिल्पा, कैनिन और रोका दिया गया है। ये हम बात करेंगे कैनिंगन की, तो ये फिलीपींस, सी का फर्स्ट अगर हम देखें यहां पर दिया गया है। ठीक है, ए का मिल्पा आपका हो गया युकांटन और ग्वाटेमाला। ठीक है, और रोका हो गया ब्राजील। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, ए आपका सही उत्तर है। जूमिंग हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, भारत में। कैगिंगन हम फिलीपींस में कहते हैं, रोका ब्राजील में, रे वियतनाम में, तावी मडागास्कर में। ठीक है, मैसोल कॉन्गो में, कोमाइल मैक्सिको में, कोनुको पेनिजुला में, तोंगिया म्यांमार में, चेना श्रीलंका में, तमारी
थाईलैंड में। यहां से पीसीएस में प्रश्न बना है पहले भी, तो नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है। चलिए, जो भी पॉइंट्स बताती हूं नोट डाउन करते हुए चलिए। रोज एक एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, 20-25 क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो अभी जब प्रीलिम्स देने जाएंगे तब तक अच्छे खासे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आप सोचिए इन क्वेश्चंस के माध्यम से कितने ढेर सारे पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराती हूँ, ठीक है। और यहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हैं क्लास। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पहले था वो आज भी है, बस जो प्रश्नों का लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक। इसीलिए इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाया करिए, क्योंकि प्रश्न बन जाते हैं यहां से। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है? ब्रिटेन एंड फ्रांस को कौन सा स्टेट अलग करता है, बताइए। रिवीजन चल रहा है, पहले भी डिस्कस किया है आप लोग से मैंने। बेरिंग स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, मलक्का या फिर पाक स्टेट? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? डोवर, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए ब्रिटेन और फ्रांस को एक बार। ये आपका इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है। इधर आपका फ्रांस हो गया। ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर, क्लियर। ये क्या है? पर्शियन गल्फ है, ध्यान दीजिएगा। इधर आपको गल्फ ऑफ ओमान दिख रहा है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के मध्य यहां पे हॉर्मूज स्ट्रेट है, याद रखिएगा, हॉर्मूज स्ट्रेट। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के इधर हॉर्मूज स्ट्रेट, ठीक है। यहां पर रेड सी है, इधर आपका गल्फ ऑफ एडन है, और ये कौन सा स्टेट है? बाबल मंडेप स्टेट। ध्यान दीजिएगा क्लास, हॉर्मूज स्ट्रेट याद रखिएगा, यहां पर पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। मैं एक बार आपको एक और मैप में दिखाती हूं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये मैप अफ्रीका का, बोलो, दिमाग में बस रहा होगा। बड़ा रिवाइज कराती हूं मैं वैसे आप लोगों को चीजों को, जो रेगुलर क्लास देख रहे होंगे उनको फायदा मिलता होगा इसको, ये तो गारंटी मैं भी ले सकती हूँ, क्योंकि मैप के क्वेश्चन मैं हर बार डिस्कस कर लेती हूँ। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी मैप रोज देखते हुए चलोगे तो मैं गारंटी लेती हूँ एग्जाम के पहले तक आपका वर्ल्ड मैप तो तैयार हो जाएगा, और बिना किसी परेशानी के तैयार होगा क्लास। ये भी नहीं कि कुछ प्रेशर लेना है कि अरे बाप रे बाप कैसे तैयार होगा, बिना किसी परेशानी के तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम रोज थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं ना, और सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपको क्लासेस रेगुलर देखनी पड़ेगी। यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या है? ये अफ्रीका दिख रहा है आपको, ठीक है। इधर मैंने आपको बताया था ये क्या है? ये यूरोप का स्पेन है। अगर हम अफ्रीका की जगह की बात करेंगे तो ये क्या है? मोरक्को है, ठीक है। अफ्रीका का मोरक्को इस प्लेस पे है, ठीक है। देखो मोरक्को लिखा हुआ है, यहाँ पे मोरक्को है और यहाँ पर स्पेन है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है, याद रखिएगा। जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है वो स्पेन को मोरक्को से अलग कर रहा है, क्लियर। फिर क्लास थोड़ा सा मैं साइड होती हूं आपको, ताकि मैप अच्छे से दिखे, मैं दिखूं चाहे ना दिखूं। कब बहुत बार क्लास में ऐसा होता होगा कि मैं स्क्रीन के बाहर चली जाती हूं, तो उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत किया करिए कि मैम नहीं दिख रही, मैम कहाँ चली गई स्क्रीन के बाहर। आवाज सुनाई देती है ना? हाँ, तो अभी ध्यान देना, थोड़ा सा मुझे स्क्रीन के बाहर जाना पड़ेगा, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा मैप में मैं कहाँ इंडिकेट कर रही हूँ। यहां पर देखो, यहां पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपने देख लिया, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। इधर आपको स्वेज कैनाल देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है? ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। अभी हमने गल्फ ऑफ एडन देखा। और यहां पर कौन सा स्ट्रेट है? अभी मैंने आपको बताया बाबल मंडेब, बाबल मंडेब, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये गल्फ ऑफ एडन है इधर, और इधर रेड सी को कनेक्ट कर रहा है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रहा है। और यहां पर अगर आप देखेंगे ये है, क्लियर है। चलो, इतनी चीजें याद रखना है। एक बार रिवाइज करा दूं आपको फिर से। यहां पर हमने हॉर्मूज स्ट्रेट देखा, इधर पर्शियन गल्फ है, इधर गल्फ ऑफ ओमान है, और इधर आपका पर्शियन गल्फ, यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया यहां पे बाबल मंडेब है, ठीक है, बाबल मंडेब।
ये क्या है, यहाँ पर रेड सी है, यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है और यहाँ पर बाब अल मंडेब है। और हमने जिब्राल्टर स्ट्रेट को देखा, जिब्राल्टर कहाँ है, ये रहा आपका, ठीक है, इधर स्पेन है, इधर मोरक्को है, ठीक है, ये स्पेन को मोरक्को से अलग कर रहा है। और ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये देखो ये बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रशिया को अलास्का से सेपरेट कर रहा है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। क्लियर। डोवर स्ट्रेट की बात करेंगे तो एक तरफ ब्रिटेन और दूसरी तरफ फ्रांस। कुछ स्ट्रेट्स याद हो गए होंगे अब। इसी तरीके से चीजें याद होती है रोज रोज रिवाइज करने से। बेरिंग स्ट्रेट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये अलास्का को यूएसए को, अलास्का यूएसए का वो है, ठीक है, यूएसए को रशिया से या फिर अलास्का को रशिया से, रूस से अलग कर रहा है बेरिंग स्ट्रेट, याद रखिएगा। जिब्राल्टर मैंने आपको बता दिया, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी को क्या कनेक्ट कर रहा है, और सेपरेट किसको कर रहा है, यूरोप को स्पेन से, या फिर यूरोप जो स्पेन, यूरोप का जो स्पेन है उसको अफ्रीका के मोरक्को से, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये देखो यहां पे कितना गलत लिखा है, यहां पर यूरोप का स्पेन करो इसे, ठीक है, और अफ्रीका का मोरक्को करो, ठीक है। तो स्पेन को मोरक्को से या फिर अफ्रीका को यूरोप से, किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। डोवर स्ट्रेट की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया ब्रिटेन और फ्रांस को अलग कर रहा है। क्लियर। मलक्का की हम बात करेंगे तो ये जावा सागर और बंगाल की खाड़ी, अगर आप देखेंगे भारत के मैप में तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो फ्लोरिडा, फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक, इसको छोड़ दो, इसको बाद में। और पाक स्ट्रेट भारत में आपको पता है, श्रीलंका, ये भारत है, ठीक है, इधर श्रीलंका, इधर पाक स्ट्रेट है। क्लियर, क्लियर ना, थोड़ा बहुत याद हो रहा होगा क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को देखो, दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली, देख लीजिए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। 21 जून एवं 22 दिसंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होती है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्व ढालों के सहारे चलने वाली गर्म व सूक्ष्म हवा है, ठीक है, बताइए। तो यहां पर अगर हम देखें डे और नाइट आपकी इक्वल कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को, और 23 सितंबर को। तो पहला तो आपका गलत हो गया। लिम्पोपो नदी, इसके पहले मैंने आपको दिखाई थी, अभी मैप में दिखा दूंगी, ये बिल्कुल सही है। लिम्पोपो नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, ठीक है। कॉन्गो जायरे नदी जो है वो इक्वेटर को 2 बार काटती है, याद रखिएगा, ये सही है। चीनूक इज अ हॉट एंड ड्राई एयर मूविंग अलोंग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन, ये भी सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। पहला गलत है, पहला क्या है, गलत है क्लास। यहां पर देख लो, ये क्या है, ये लिम्पोपो नदी है, ये लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काट रही है। क्लियर, दिख रही है ना लिम्पोपो नदी। इधर देख लो क्लास, ये कालाहारी डेजर्ट भी इधर है, नाम्बिब डेजर्ट इधर है, ये सब याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है, कालाहारी डेजर्ट, नाम्बिब डेजर्ट। यहां पर अगर आप देखोगे ये देखो, ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, और इक्वेटर को 2 बार कौन सी नदी काट रही है, यहां पर आपको कॉन्गो जायरे नदी दिखेगी, ये इक्वेटर को 2 बार काट रही है, इधर लिम्पोपो, इधर कॉन्गो जायरे नदी। 21 मार्च को वसंत, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, और 23 सितंबर को शरद या फिर ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं, यही चीज मैंने आपको दिखाई। ये रहा लिम्पोपो नदी, ठीक है, ये मकर रेखा है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 बार काट रही है। इधर ध्यान रखना, ये कालाहारी डेजर्ट है, इधर डेकिंसबर्ग रेंज है, इधर नाम्बिब डेजर्ट है, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है अफ्रीका से रिलेटेड। तो ये नाम्बिब डेजर्ट है, डेकिंसबर्ग रेंज है, कालाहारी डेजर्ट है। इधर आपको एक रिवर दिखेगी, ऑरेंज रिवर, ये भी याद रखिएगा। इस प्रश्न को देख लो जल्दी से। Which of the following is not in matched order? कौन सा सही आपका मैच्ड नहीं है। अटाकामा डेजर्ट जो है वो साउथ अमेरिका में है, कालाहारी डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में है,
थार डेजर्ट एशिया में है, नाम्बिब डेजर्ट साउथ अफ्रीका में है। तो बताइए, अभी मेरी बात ध्यान से सुना होगा आप लोग ने कि कालाहारी डेजर्ट, डेकन्सबर्ग रेंज, नाम्बिब डेजर्ट, ये सब कहाँ पे था? अफ्रीका में था ना। तो कालाहारी डेजर्ट जो नॉर्थ अमेरिका दिया है ये आपका गलत है। अभी मैंने आपको दिखाया है ये लिम्पोपो नदी है, इधर आपको कालाहारी डेजर्ट दिख रहा है, ठीक है, ये अफ्रीका में आता है। ये देखो बोत्सवाना में और नामीबिया में ये आपको दिख रहा है, इधर ये साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, नामीबिया में है, ये कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है, क्लियर। डेजर्ट से रिलेटेड प्रश्न ऑस्ट्रेलिया में पूछा जाता है, रिवाइज करा देती हूं, अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आने वाली क्लासेस में याद कर लेना, ठीक है। जल्दी से ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट्स देख रहे हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, याद रखो, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ठीक है, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया, ये पूछा जाता है ये डेजर्ट कहां पर है, ये सारे ऑस्ट्रेलिया में हैं, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया की देखी तो ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, ये सब कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ये सारे डेजर्ट्स हैं। गोबी डेजर्ट जो है वो मंगोलिया और चाइना में। कालाहारी की बात करेंगे तो बोत्सवाना और नामीबिया में, मैंने आपको बताया। तकलामकान चाइना में, ठीक है। नाम्बिब डेजर्ट की बात करेंगे तो ये नामीबिया में, नाम्बिब डेजर्ट हमने देखा था ना, ऐसे था, तो इधर नाम्बिब डेजर्ट था, ठीक है, इधर आपने देखा था, इधर कालाहारी डेजर्ट था, इधर लिम्पोपो नदी जा रही थी ना, और इधर डेकन्सबर्ग रेंज था। ऐसे ही याद रखो क्लास, ये नाम्बिब डेजर्ट था, ठीक है, इधर आपको कालाहारी डेजर्ट की बात हमने की थी। कालाहारी डेजर्ट जो है वो बोत्सवाना और नामीबिया रीजन में है। लिम्पोपो नदी थी जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो हिस्सों में काट रही थी, और इधर डेकन्सबर्ग रेंज था। काराकोरम की बात करेंगे तो तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। थार की बात करेंगे तो पश्चिम भारत और पाकिस्तान, सोमालिया में है। अटाकामा, याद रखना अटाकामा कहां पर है? साउथ अमेरिका में है, चिली वाले रीजन में, ठीक है। और दस्तेलूट पूर्वी ईरान, मोजाब दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए में। क्लियर, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनता है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किन संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध मूल कर्तव्यों से है? मूल कर्तव्यों की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज की। देखो क्लास, फंडामेंटल ड्यूटीज की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये हमारा जब संविधान बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारा मूल संविधान था उसमें नहीं थी। स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया। क्लियर है? जब इसे संविधान में जोड़ा गया उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई और आज टोटल है कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। ये जो एक फंडामेंटल ड्यूटीज थी इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। तो यहां पर परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि अभी तक फंडामेंटल ड्यूटीज में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं? तो याद रखिएगा 42nd और 86, 44th नहीं, तो 1 और 3rd, 1 and 3rd, तो बी आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास। यहां पर कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, देख लो। 51A में आपको पता है, 51A में हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। 51A को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है, और 51A को जब जोड़ा गया था तो उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई, किसके थ्रू? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये याद रखिएगा। आज प्रेजेंट में अगर हम देखें तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, नोट डाउन कर लो। किस फॉलोइंग कमिटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में? तो
यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो अब यहां पर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है रट डालो। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी सब रट डालो, काम आएगा एग्जाम में। ठीक है, देखो जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, वो क्या थी? ड्यूटी फॉर ऑल पेरेंट्स गार्जियन टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू द स्कूल। ये याद रखिएगा। 15 प्रश्न को देखते हैं हम, क्या दिया गया है यहां पर? मैच करने को दिया गया है, सुमेलित करने को दिया गया है। एसिड रेन, फोटोकेमिकल स्मॉग, कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, ओजोन लेयर डिग्रेडेशन की बात यहां की गई है। ओजोन लेयर डिग्रेडेशन की हम बात करेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो था वो किससे रिलेटेड था? तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिड्यूस करने की बात वहां पर की गई थी, खत्म करने की बात की गई थी। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन डिप्लीशन के लिए वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो डी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है। और ऑप्शंस को देख लेते हैं। एसिड रेन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि एसिड रेन की जब हम बात करते हैं तो इस रेन में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आपकी परीक्षा में प्रश्न बना था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, जो कि गलत था। एसिड रेन के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड की बात की जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा एसिड रेन में? ए का थर्ड यहां दिया गया है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करेंगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्लास, एक बार देख लेते हैं। ए का थर्ड हो गया, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन लेयर डिग्रेडेशन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। बी आपका सही उत्तर है। क्लियर? चल, यहां पर फोटोकेमिकल स्मोक देख लो। फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो एक तरीके का पॉल्यूशन है। परीक्षा में प्रश्न बनता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, प्राथमिक प्रदूषक कौन है और द्वितीयक प्रदूषक कौन है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली सोर्स से एमिट हो रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली सोर्स से निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली सोर्स से एमिट हो रहा है। आपने कहीं पर आग जलाई, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, डायरेक्टली सोर्स से एमिट हो रहा है। दे आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक हैं। द्वितीयक प्रदूषक क्या है? जब दो प्राइमरी प्रदूषक एक साथ मिलकर द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं या फिर कोई चेंजेस होते हैं उसके कारण वो बनते हैं, वो डायरेक्टली सोर्स से नहीं एमिट होते हैं, जैसे ओजोन हो गया, ठीक है, ये फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया। ये सब क्या है? ये सब जो है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल है, परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए बता रही हूं। प्रश्न में ये सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, कंफ्यूजन होती है फिर, तो एक एक पॉइंट जो बताती हूं उसको नोट डाउन कर लिया करो, इंपॉर्टेंट है। यहां पर फोटोकेमिकल स्मॉग जो है इज अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट, फोटो है ना, जहां पर भी टर्म फोटो लिखा है मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सन का प्रेजेंस है वहां पर, ठीक है। तो फोटोकेमिकल स्मोक इज अ टाइप ऑफ एयर pollution formed when sunlight react with nitrogen oxide and volatile organic compound। जब आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा या फिर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके कारण ओजोन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनेंगे, जैसे ओजोन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ओजोन। अब ये मत सोचिएगा, पहले की क्लासेस में भी मैंने बताया कि मैम अभी तक तो हमने पढ़ा था कि जो ओजोन है वो तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर पे है,
समताप मंडल में है, जो कि हमें यूवी किरणों से, यूवी रेस से तो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो फिर यहाँ कहाँ से ओजोन को आपने सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कह दिया? तो याद रखिएगा, जो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है और हमें पैराबैंगनी किरणों से जो संरक्षित कर रही है, मतलब संरक्षण दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, उससे तो हम गुड ओजोन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गुड ओजोन कहते हैं। लेकिन जब ये ओजोन ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट हो, क्षोभ मंडल में प्रेजेंट हो, तो ये आपका द्वितीय प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करती है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह क्लास, और इसे हम क्या कहते हैं? बैड ओजोन कहते हैं। याद रखिएगा, ये कैसे फॉर्म होती है? जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, तो O3 फॉर्म होती है। ठीक है, क्लियर? चलो, समझ में आ रहा होगा, आशा करती हूं। 16 प्रश्न को देखिए। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट दिए गए हैं और रिलेटेड स्टेट दिए गए हैं। चमेरा प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे तो ये रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में, 1/3, 2 जगह दिया गया है। ठीक है, फिर दोआंग, कोयना और उकाई। उकाई प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो तापी नदी पर, गुजरात में, D का फर्स्ट। जो सबसे आसान होता है ना, मैं सुमेलित करने में सबसे पहले उसको ढूंढती हूँ और तुरंत मिल जाता है, और पेपर में भी यही करते होगे आप लोग। जो आसान रहता है उसके थ्रू देख लो, फिर सब समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। दोयांग प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये नागालैंड में है, और कोयना प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखो, चमेरा परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में, रावी नदी में, ऐसे प्रश्न बनते हैं। दोयांग परियोजना जो है वो दोयांग नदी में, नागालैंड में। कोयना परियोजना की बात करेंगे, कोयना नदी, महाराष्ट्र में। उकाई परियोजना की बात करेंगे, गुजरात, ताप्ती नदी। क्लियर? आगे बढ़े। यहां पर स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। भागड़ा नांगल परियोजना की बात करेंगे तो ये सतलज नदी पर है। दामोदर नदी पर है। हीराकुंड कई बार पूछा गया है, महानदी पर है, उड़ीसा, याद रखिएगा। टिहरी जो है वो भागीरथी नदी पर। ठीक है, सरदार सरोवर, नर्मदा, चंबल घाटी परियोजना जो है वो चंबल में है, चंबल नदी पर है। ठीक है, और गोदावरी जो है वो गोदावरी नदी पर है। इसको भी देख लो, और कौन कौन से स्टेट्स हैं ये देख लो, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ये भी प्रश्न मैंने डिस्कस किया है आप लोग से। साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान या फिर नॉर्थ अंडमान। मैंने आपको बताया था जब इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी साउथ अंडमान में। लेकिन याद रखिएगा, जो सबसे सदर्न मोस्ट है वो है लिटिल अंडमान। सी आपका सही उत्तर होगा। मैप पे दिखाती हूं, ये ध्यान दो, ये क्या है? ये नॉर्थ अंडमान है। ठीक है, उसके बाद मिडिल अंडमान है, फिर लोअर अंडमान है, और ये लिटिल अंडमान है। लोअर अंडमान को साउथ अंडमान भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है? ये लिटिल अंडमान है। तो सबसे साउथ में लिटिल अंडमान है। ठीक है, और अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल, ये याद रखिएगा। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, जो मैंने आपको बताया। यहां पर देख लो, मध्य अंडमान जो है, मिडिल अंडमान जो है, वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी पूछा गया है, कौन सी है? तो सैडल पीक। ठीक है, अगर ग्रेट निकोबार की पूछा जाएगा, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? तो धुलियार, माउंट धुलियार, याद रखिएगा। डंकन पास जो है वो छोटे अंडमान को, छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। अभी दिखा दे रही हूं, यहां पर देखो, इसमें ये है ना, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान है। इधर आपको डंकन पास दिखेगा, ये याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। डंकन पास लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है, ये याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये अंडमान को निकोबार से सेपरेट कर रहा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखें। Which of the following is the correct sequence of the island of Indonesia from west to east? आइलैंड की बात की गई है। ठीक है,
फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो यहां पर सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक होगा। देख लीजिए, वीडियो को पॉज करना है क्लास तो प्लीज आप लोग पॉज कर लिया करिए, आराम से प्रश्नों को पढ़ा करिए, फिर उत्तर दिया करिए। यहां पर एक ट्रिक है, इंडोनेशिया में जो भी आइलैंड्स हैं उनको याद करने की जो ट्रिक है वो है सुपर जेबीएल। आपको क्या याद रखना है? सुपर जेबीएल। स्पीकर आपने सुना ना, जेबीएल का स्पीकर आप सभी को चाहिए रहता है, जेबीएल का स्पीकर चाहिए। तो इंडोनेशिया में जो आपके आइलैंड है उसको हम अरेंज कर रहे हैं, इंडोनेशिया आइलैंड को वेस्ट टू ईस्ट में, वेस्ट से ईस्ट में, याद रखिएगा वेस्ट टू ईस्ट। इसके लिए आपको क्या याद रखना है? सुपर जेबीएल। अब एस से क्या हो गया? सुमात्रा हो गया, ठीक है। जे से क्या हो गया? जावा हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहां पर बी से क्या हो गया? बाली हो गया, ठीक है। और एल से क्या हो गया? लोम्बोक हो गया। ये याद रखिएगा, यही परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, अरेंज करना था, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नोबी एंड कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए। नोबी और कांतो मैदान जो है वो नॉर्थ कोरिया में है, साउथ कोरिया में है, जापान में है या फिर चाइना में है? तो ये आपका जापान में है, सी आपका सही उत्तर है। एक और प्रश्न है और शायद आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। With reference to Indonesia, which of the following statements are correct? It comprises of over 15,000 islands. It has over 150 active volcanoes. यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है, ठीक है। इंडोनेशिया से रिलेटेड प्रश्न, एक तो आपने देखा आइलैंड को अरेंज करने को दिया था तो सुपर जेबीएल याद रखेंगे, और दूसरा दिया गया है यहाँ पर 15,000 से ज्यादा आइलैंड है और 150 से ज्यादा आपके एक्टिव वॉल्केनो है, और दोनों ही बहुत जनरल स्टेटमेंट है और सही स्टेटमेंट है। सी आपका सही उत्तर है। ऐसे केस में आप सी को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं याद रहता है कि कितने नंबर्स, भाई नंबर्स कैसे कोई काउंट कर सकता है। लेकिन जब आपको लगे कि थोड़ा सही नंबर है, आइलैंड्स तो है यहाँ पर, एक्टिव वॉल्केनो भी इतना हो सकता है, तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। आप बी मार्क करके आ सकते हैं। चलो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, वो लास्ट प्रश्न था। लेकिन आज के सेशन को एंड करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। प्रीलिम्स में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू सबको कवर किया गया है, और अगर मेंस को हम देखें तो मेंस में भी क्लास यहाँ पर आपके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, जो नोट्स होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, क्लास बाइलिंगुअल होंगे। यहाँ पर अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। यहाँ पर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता दूँ, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस कोर्स से रिलेटेड या अदर कोर्सेज से रिलेटेड प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास। लास्ट में आप लोगों को धन्यवाद कहूँगी, थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ ये जो क्लासेस है वो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। लेकिन फिर लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहूँगी आपसे कि अपने पर विश्वास रखिएगा, ठीक है। अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। जीवन में आप जरूर सफल होंगे। आप अपना 100% दीजिए, पुट योर 100%, और अपना कर्म करिए, ईश्वर आपको सफलता जरूर देगा। बस इस विश्वास के साथ खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आपके साथ है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद क्लास। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।